एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। सोचिए आप, प्रधानमंत्री, हम तो सोचते थे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त हैं, मतलब ऐसी बात करते हैं, भैंस खोल लेंगे, इतनी तुच्छ दो कौड़ी की बात कर दी आपने। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द की वैल्यू होती है। मैं हिंदू हूँ, उतना ही राम को मानता हूँ जितना मोदी जी मानते हैं, लेकिन रिलीजन इज माई पर्सनल थिंग। मैं रिलीजन के बेस पर वोट नहीं दूंगा। यहाँ पे सरकार की निकम्मेपन की बात होती है कि वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा उनका जो एक चौकीदार बने फिरते हैं, वहाँ पे एक चौकीदार नहीं बिठा सके कि वो सही तरीके से उसकी देखभाल कर सकता। और आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूँ, किस तरीके के आप चौकीदार हैं? एक मीडिया चैनल बड़ा फेमस है, हेलीकॉप्टर शॉट आजकल कर रहा है, आपने देखा है? मैडम जी आती हैं, कहीं पर एम्स में उतर जाएंगी, कहीं पर किसी हवाई जहाज की पट्टी में उतर जाएंगी, बीजेपी वाले 4 प्रवक्ता को बुला लेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट। अरे जमीन पे आके देखिए, आप आसमान में उड़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? आप सपोज करो मैं मुस्लिम, ये हिंदू है, अगर साला अब्दुल गाय काट दे, ठीक है, तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। अगर अब्दुल गाय काट दे देश विरोधी हो गया। वही अगर कोई हिंदू भाई गाय कटवा के लाखों करोड़ों गाय कटवा के चंदा दे रहा तो वो देशभक्त हो गया। 10 साल में वाराणसी में, 10 साल में बनारस को देख लीजिए क्या बनाया। मैं उन्हीं के पार्टी की बात कर कि मणिपुर 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है, देश की ओलंपिक पहलवान एक बीजेपी के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, उन्हें जंतर मंतर से बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया जाता है। वंदे भारत में यात्रा कौन कर सकता है? वंदे भारत में यात्रा हम तब कर पाएंगे ना जब हमारे पास रोजगार होगा। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा गलत का साथ नहीं देना है। अब सोचो, देश का प्रधानमंत्री लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोले। अभी भाई साहब ने कही कि हमारे यशस्वी ओजस्वी मंत्री के बुराई की जा रही है। सर, लोकतंत्र में आलोचना सबसे बड़ी खूबी होती है सर। तो सर हम क्या आलोचना भी नहीं कर सकते हैं? जब आप कमी निकालेंगे तो मैं आलोचना करूंगा सर। ठीक है, ये देश किसी के बाप का नहीं है सर, सबका देश है सर। अगर देश का प्रधानमंत्री आज के टाइम पे 2024 में अगर वो भैंस मंगलसूत्र की बात कर रहा है तो इससे बड़ी बेकार बात क्या होगी? सीधी सी हमारा राहुल गांधी रायबरेली से क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे? नमस्कार, न्यूज नाउ भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त न्यूज नाउ भारत की टीम रायबरेली में मौजूद है। रायबरेली इस वक्त हॉट सीट बन चुका है और इसका कारण एकमात्र ये कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी रायबरेली से इस बार चुनावी हुंकार भर रहे। मेरे साथ इस वक्त रायबरेली के तमाम लोग, तमाम युवा मौजूद हैं, और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, देखिए, एक तो ये पीछे बेवफा चाय वाला है। अब पूछेंगे भैया क्यों चाय वाला बेवफा हो गया, लेकिन ये तमाम यहाँ पर लोग हैं। राहुल गांधी और रायबरेली का रिश्ता है। रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। फिरोज गांधी से लेकर अरुण नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने संसद का रास्ता रायबरेली से चुना। इंदिरा, उसके बाद सोनिया गांधी, पहले अमेठी से और उसके बाद लगातार रायबरेली से सांसद रहीं। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बाद राज्यसभा से वो राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। लेकिन कयास तो ये लगाए जा रहे थे ना कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी लगातार चुनौती दे रही थी। अमेठी के कांग्रेस के कार्यकर्ता पलक पावड़ा बिछाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे कि उनके नेता राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 बार अमेठी से सांसद रहे, लेकिन स्मृति ईरानी से 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा। और अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी खड़े होंगे, लेकिन इस बार अमेठी की जगह वो रायबरेली से जैसे ही उनका नाम सामने आया, बीजेपी ने तुरंत तंज कसना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी डर गए। राहुल का तो नारा है ना कि डरो मत, तो आखिर राहुल गांधी क्यों डर गए, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में लाखों लोगों के बीच में ये तंज कसा कि कांग्रेस के शहंशाह, कांग्रेस के शहजादे जो डरो मत का नारा देते हैं, आखिर क्यों डर गए। लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं, रायबरेली में जनता क्या सोचती है, और हम इस वक्त आम युवाओं के बीच में है। रायबरेली से राहुल गांधी
चुनावी मैदान में है, अमेठी से डरकर क्यों भागना पड़े? अरे सर कहीं डरे वरे नहीं, अकेला आदमी दो जगह ज्यादा चुनाव लड़ नहीं सकता है। वायनाड से लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, दोनों जगह से कम 4 लाख प्लस से वो जीत के जाएंगे। बात ये नहीं है, कोई हम आंखें बंद करके नहीं कह रहे हैं कि 4 लाख से वो जीत के जाएंगे। बात यहाँ मुद्दे पे जीत के जाएंगे। पिछली बार माननीय हमारी सोनिया गांधी जी 1,60,000 प्लस से जीत के गई थी। इस बार राहुल गांधी बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत के जाएंगे। उसका मेन मुद्दा ये है कि इस समय हम जैसे युवा जो हैं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भर्तियों से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, मुद्दे सारे हैं। रायबरेली के आप चारों तरफ घूम लीजिए, कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है, बीजेपी की 10 साल से केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता है। और आदमी क्या नाम क्या है? मेरा नाम अंकित यादव है। अब बात जारी है। तो आदमी ऑप्शन ढूंढता है कब, जब बेहतर करने के लिए ऑप्शन ढूंढता है ना। तो हम लोगों ने कांग्रेस को देखा, पूरे देश ने देखा, 55 साल देखा, सबको लगा कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन सब पे लोगों ने विश्वास किया और अच्छे बहुमत से 2014 में लेके आए। 2019 का चुनाव सेना के नाम पे लड़ लिए बेवकूफ बना के। उसके बाद रोजगार तब भी मुद्दा नहीं बना, इस बार भी मुद्दा नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन इस बार एक्चुअली रोजगार मुद्दा है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बात कर लीजिए। पिछले 5 साल में जो भी भर्तियां एक तो होती नहीं है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2022 में हुई, 21 में उसका नोटिफिकेशन आया, 22 में हुई। इतने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। आप सोच रहे थे 160 क्वेश्चन में 158 क्वेश्चन कैसे कोई कर सकता है? पढ़ने वाला कर सकता है। आप भी कभी पढ़े होंगे, आपको भी पता 150, वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में कोई नहीं कर सकता है। योगी सरकार ने उसको नहीं माना, योगी सरकार ने उसको नहीं माना, उसकी ज्वाइनिंग करा दी, जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग करा के लोग आज भी ट्रेनिंग में पकड़े गए हैं। सोच लीजिए आप। फिर ये निष्पक्षता है सरकार की। उसके बाद आज ये उत्तर प्रदेश, एक बार और लोगों से बात कर लूं फिर आपके पास भी आऊंगा, वरना लगेगा कि आपने ही कैमरा कैच कर लिया जी। हमारी बात पहले, उसके बाद आ जाइए हमारी आरओ की परीक्षा भी हुई। सोचो आयोग की परीक्षा भी लीक होने लगी। आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, आप एक पेपर नहीं शुचितापूर्ण करा सकते हैं। पुलिस का पेपर लीक हो गया, समझ लिए। सीटेट का पेपर सर, आज नीट का पेपर वो भी लीक हो गया। और दूसरी बात आप ये समझिए कि शिक्षक भर्ती, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षक भर्ती है। आप अगर जो भर्ती नहीं दे पा रहे हैं तो बीएड बीटीसी क्यों करा रहे हैं हर साल? बीएड का फॉर्म आप सोच लीजिए 1 महीना पहले आ गया। अब लोग पिछले 2.5 लाख लोग बीएड करेंगे, उनको पता है कि पिछले 5 साल 6 साल से भर्ती नहीं आई। 2018 में हम लोगों ने बीटीसी किया था। आप नहीं भर्ती आती 2018 में बंद कर देते, हम अब तुमको नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग क्यों करते? पैसा बर्बाद किया हमने, अपना समय बर्बाद किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, सारे में समय बर्बाद किया। आप कहते हो हमारा शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। कैसे आपका अनुपात बराबर? इतने दिन में जनरेशन पढ़ने वाली नहीं हुई, शिक्षक रिटायरमेंट नहीं हुए, क्या नहीं हुआ कि आप शिक्षा को ही खत्म करना चाहते हो? भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम अपना दर्द आपको बयां कर सकते हैं। लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बता ही नहीं पाएंगे कि हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये सवाल कि यहाँ से अमेठी से राहुल यहाँ आ गए, वहाँ शर्मा जी को खड़ा कर दिया। लोग तो कह रहे हैं शर्मा जी को तो भैया जानते ही नहीं। अमेठी सीट ही छोड़ दी कांग्रेस ने बीजेपी के हाथों। तो स्मृति ईरानी के लिए तो रास्ता आसान कर दिया अमेठी से। क्या रायबरेली से राहुल खड़े हो रहे हैं, अमेठी में इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस का कैडर वहाँ मजबूत होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि अमेठी के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं, वहाँ पे उनका एक शागिर्द ही काफी। सिंपल सी बात है। किशोरी लाल को बात ये है 40 साल से जानती है, रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, हर एक आदमी जानता है किशोरी लाल को। हर एक आदमी जानता बड़ी है। बात एक नैरेटिव सेट कर दिया गया ना, जो गवर्नमेंट कह रही है कि अरे एंटरप्रेन्योरशिप करिए, बिजनेस करिए, सरकारी नौकरी। अभी 2 दिन से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, रायबरेली बिल्कुल हॉट टॉपिक बना यूट्यूब पे। कमेंट्स में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों तैयारी कर रहे हो भाई सरकारी नौकरी की? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, मैं एक टीचर हूँ। 142 करोड़ की देश की जनसंख्या, नेशनल लेवल की बात करते हैं, 142 करोड़ की जनसंख्या, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा जनतंत्र, उसको चलाने के लिए मैकेनिज्म चाहिए। आपको टीचर्स चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए, आपको बैंकर्स चाहिए। सिंपल सी एक बात है, ये सरकार कैसे चला रही है? वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे हो। चलिए मान लीजिए आप कहते हैं पकौड़ा चलिए, ठीक है, आई डोंट मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पकौड़ा चलना बिजनेस है यार। ये देखिए सब बढ़िया है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं, हम नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये चॉइस होनी चाहिए ना कि मैं पकौड़ा तलना चाहता हूँ कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अगर 142 करोड़ की जनसंख्या सब पकौड़े तलेगी तो खाएगा कौन? मुद्दा ये है
ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। जो वैकेंसीज आप वो तो भरिए, हम खिलाफ तो नहीं है, ना हम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है, ना हम एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ हैं। जिसका मन है वो करेगा। लेकिन भाई जो लड़का पढ़ाई कर रहा है और एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब चाहता है, आप ये कि उससे कह रहे हो कि आप पकौड़ा तलो, या कोई भी मतलब मेरा मन बिजनेस करने का नहीं, आई वांट टू डू अ जॉब। आपके पास जो वैकेंसी है वो तो फिल करो। 30-30 हज़ार 60-60 हज़ार वैकेंसी खाली पड़ी है, आप उनको फिल नहीं कर रहे हैं। रोजगार लेकिन वो उधर से बात करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, धारा 370 की बात करते हैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, उतना ही राम को मानता हूँ जितना मोदी जी मानते हैं, लेकिन रिलीजन इज माई पर्सनल थिंग। मैं रिलीजन के बेस पर वोट नहीं दूंगा। और कोई ये कहता है धर्म खतरे में आएगा, भैया हिंदुस्तान है ये, इतने सालों से हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हुआ, ना कभी खत्म हो सकता है। ये जो डराने वाले आए हैं आके चले गए, मुगल आके चले गए, अंग्रेज आके चले गए, जिसको आना था चले गए। हिंदू धर्म कभी खतरे में न था, ना कभी पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो बनाया जा रहा है एनवायरनमेंट, हिंदू धर्म का भी नहीं जा रहा है। इधर से भी लोगों से बात कर लेते हैं, इधर से भी। हाँ, एक मिनट। राहुल गांधी अमेठी से यहाँ आ गए, ये बेवफा चाय वाले के सामने हम खड़े, बेवफाई कर ली राहुल गांधी ने अमेठी से। हमको बेवफाई मतलब नहीं, हमारे रोजगार का मेन मुद्दा हुआ है। ठीक, हम रोजगार के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक, हम 2021 में जो है लेखपाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई पेट परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक, उसके तहत 2022 31 जुलाई को हमने जो है मेंस परीक्षा लिखी थी लेखपाल की। ठीक, और रिजल्ट उसका 2023 में आया। ठीक, ज्वाइनिंग जो है आज तक नहीं हो पाई, फाल्टी आंसर की आयोग बनाया है, तो हम लोग क्या करें? 100 क्वेश्चन आपके पास नहीं अच्छे, बताइए आप। हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट से मामला लटका हुआ है, अभी तक जो उसकी सुनवाई सही नहीं कराती सरकार। हाई कोर्ट विंडो दिया, उसके बाद हाई कोर्ट विंडो हम लोग क्लोज करा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से स्टे हटवाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए आगे क्या करें? हम लोग मोदी सरकार में हैं, मोदी सरकार इसमें चले तो हमारी मांग भी उन्हीं से होगी। ठीक, हम राहुल और पीछे की सरकार से नहीं हम जान रहे हैं। ठीक, अभी मोदी सरकार चली, इसमें हमारी मांग उन्हीं से होगी। पकौड़ा कहाँ तक चले बताओ, क्या करें? पढ़ने लिखने के बाद बीएड बीटीसी किए हूँ, 2017 से 19 बैच में बीटीसी किए हूँ। ठीक, उसके बाद बीटीसी करने के बाद जब हमको टीचर की वैकेंसी नहीं है तो हम मूव ऑन के यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी की तरफ। क्या आपको लग रहा है कि रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जमीन पर हैं? बिल्कुल जमीन पर। इस बार आप देख लेना, जिस दिन परिणाम आएगा ना उस दिन देख लेना कैसा हाल होगा। ठीक, हम लोग खुद ही बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। ठीक, आज की डेट में नहीं है बिल्कुल। अरे नेताजी हाँ, अब बताओ नेताजी आप मेरी बात सुनिए। पहली चीज तो यूपीपी के, एक मिनट, यूपीपी के परीक्षा लीक होती है, तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है, एक हफ्ते बाद लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि लड़के वहां पे आंदोलन करेंगे। एक भाई और उनको पता है कि 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया, एक हफ्ते बाद जब लड़के वहां आंदोलन किए तो ये सिंपैथी के लिए, क्यों? क्योंकि इनके पास 50 लाख वोटर हैं। 50 लाख की तुलना में 2 करोड़ के आसपास वोटर इनके पास हैं, जिस वजह से इन्होंने सिंपैथी के लिए ये कैंसिल कर दिया कि नहीं पेपर कैंसिल कर दिया जाए। बल्कि उसी दिन साँच आया था कि नहीं, पेपर फ्रॉड हुआ, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पे लड़के जो यहाँ से जा के बस में बैठ के वहाँ पे लखनऊ में ये अनशन कर रहे थे, उनको सिर्फ ये बताने के लिए कहा गया था कि नहीं, आपकी मांगे पूरी हैं। और इसीलिए वो सिंपैथी के लिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर 60 हज़ार लड़के सिलेक्ट होते हैं तो सिर्फ 60 हज़ार की तुलना में 20 लाख वोट मिलेंगे, लेकिन 50 लाख के एवज में 2 करोड़ वोट मिलेंगे, वो सिंपैथी के बलबूते पे। यही चीज आरओ में होता है। आरओ जैसा एग्जाम, अगर आप बताइए कि आयोग की क्या मंशा रही होगी कि वहाँ पे जहाँ पे वो पेपर छप के रखे होते हैं, पेपर वहाँ से कैसे लीक हो सकता है? वो भी यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम, यूपी पीएससी जैसा आयोग ये चीज करा रहा है। यहाँ से यहाँ पे सरकार की निकम्मेपन की बात होती है कि वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा उनका जो ये चौकीदार बने फिरते हैं, वहाँ पे एक चौकीदार नहीं बिठा सके कि वो सही तरीके से उसकी देखभाल कर सकता। और आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूँ, किस तरीके के आप चौकीदार हैं कि वहाँ पे उसी रूम से ताला टूट के उसी रूम से फोटोकॉपी बन के पूरी पब्लिक में बढ़ जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता आप किस तरीके के चौकीदार हैं। और आप हर मुद्दा आपका यही होता है। आप 2014 का मुद्दा ले लीजिए, जो चुनावी मुद्दा आया था इनका, 5 पेज का था। 2024 में क्या आया है? आपके पास ऑप्शन ही क्या है? बताइए, ये किस तरीके का मुद्दा होता है? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, जिस तरह उन्होंने 30 रोजगार की बात करी है, 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को देने की बात करी है, जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उनके लिए शुल्क देने की बात करी है, क्या आपको लगता है जो कांग्रेस ने वादे किए हैं आप उन पर विश्वास रखते हैं? मैं उन वादों पर भी विश्वास नहीं रखता, लेकिन वादा किया है। उधर से बीजेपी से वादा भी नहीं आया है।
कि आपका वैकेंसी कंप्लीट करा जाएगी, क्योंकि आप ये जान लीजिए 2 जून को रिजल्ट आएगा और अभी भी आरओ एग्जाम का आरओ का एग्जाम का डेट सुनाई दे रहा कि नवंबर में एग्जाम होना है। ये किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी हुई कि 20 मई को यहाँ पे वोट डालेंगे, हम ही डालेंगे वोट वहाँ पे, और 2 जून को उसका रिजल्ट आ जाता है। ये किस बेसिक पे रिजल्ट आ जाता है? और यहाँ भर्तियाँ 3 से 4 साल पंचवर्षीय योजना हो जाती है। आप, मेरा नाम विजय है, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। अगर हमने 2014 का मैनिफेस्टो देख लिया है तो 2024 का मैनिफेस्टो देखने में क्या बुराई है? अगर आप 14 के कंपैरिजन में देखें तो ठीक है। और रही बात एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अब की बार जो जिस सत्र में जो बजट पेश हुआ है, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें एजुकेशन में सबसे महंगी जीएसटी है, भारत ऐसा है। तो अगर इस देश में अगर जीएसटी के देखा जाए, जबकि जापान अगर जीएसटी एजुकेशन को फ्री करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी युवा की बात देख ले, अगर युवा पढ़ लिख जाएगा ना तो अपना अधिकार मांगे तो थोड़ी ना छीन लेगा। और इसे राशन की लोग बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं। अगर आज 2024 में दुनिया को देखते हुए अगर आपको अगर 80 करोड़ लोगों को अगर राशन और शौचालय देना पड़ रहा है तो ये आपकी नाकामयाबी है, जना कि खुशी मनाने की बात है कि हमने दे दिया है। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो राशन बांटता हो, और अभी आप उसी चीज़ का झुंझुना बजा देते हो कि मतलब 5 साल और आगे करेंगे। जिसके पहले जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रेजेंट टाइम जब थे पहले 14 के पहले, तो आप उनके भाषण उठा के देख लो, वो राशन को लेकर के, मनरेगा को लेकर के यही बात वो हमेशा कहते थे कि ये आपकी विफलता जो आपको मनरेगा चलाना पड़ रहा है। आज क्या किया उन्होंने? बढ़ा दिया उसको, उसकी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। और इसे हम लोग महंगाई की बड़ा मतलब चर्चा करते हैं। अपने वित्त मंत्री जी का भी 7-8 महीने पहले एक बयान आया था कि डॉलर नहीं मतलब कमजोर हुआ है, उनका वो डॉलर महंगा हो गया, डॉलर अपना रुपया जो है उतने ही पे है, डॉलर हमारा, अरे हमारा क्यों नहीं रुपया महंगा रहा? मोदी कहते हैं ना, हम सरकार में बैठे, हमें पता है कि जो सरकार भ्रष्ट होती है वहाँ रुपया गिरता है, ऐसे कैसे रुपया गिर जाएगा? अब अगर उनसे यही पूछा जाए तो कौन सी सरकार भ्रष्ट है जिसमें रुपया नीचे चला गया? भाई 2014 के पहले मेरी समझ 57-58 रुपया, 62-63 रुपया था, ठीक है, डॉलर इतने था। आज 83-84 रुपया हो गया। 70 साल में पेट्रोल डीजल 70 रुपया पहुँचते 70 रुपया 70 साल लग गए, और साला 10-12 साल में 110 रुपया पहुँच गया था। उसके बाद उन्होंने 9 रुपये 11 रुपये उन्होंने डीजल पेट्रोल में कम कर दिया। उन्होंने लोगों की तालियां बटोर ली, ठीक है। और तालियां लूटना ये हमारी अच्छाई नहीं होती है, ठीक है। अगर हम 4 बात कह दे, लोग हम पे तालियां बजा दें, सब तालियां तो महफिल में हिजड़े भी उजाड़ के लेके जाते हैं। बाद में आपकी शादी में आते हैं वो भी लोग, आप भी अगर आपकी शादी में हिजड़े आते हैं, डांस वांस करते हैं, आप भी तालियां बजा देते हो, लेकिन बाद में गाली आप भी देते हो कि साला पैसा लेके चला गया है, ठीक है। अभी एक लड़का ऐसे बोल रहा था कि 10-12 हज़ार नौकरी करते हैं। अगर आप अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूरी पे नौकरी करते हो 10-12 हज़ार रुपये की आज के ज़माने में, आप सोच लो महीने में पेट्रोल 400 का फूकोगे, 5 में खाना पीना खाओगे, सोचो क्या बचाओगे? तुम्हारी बीवी होगी वो भी दूसरे साथ भाग जाएगी। 9,000 रुपये में कौन सी बीवी रुकेगी? सीधी सी बात है। जो लोग रोजगार होते हैं उनके जैसे रोजगार होगा तो एक ट्रांसफर वाला मुद्दा भी है। अब जैसे मैं रायबरेली में हूँ, मुझे सोनभद्र भेज गया, 3-4 साल में पढ़ा हूँ, वहाँ 15-20 हज़ार 25 हज़ार की मान ली सरकारी नौकरी की ग्रुप सी की कर रहा हूँ, 25 तो 10-15 हज़ार तो वहीं खर्च हो रहा है। बच्चे 10 हज़ार केवल हमारे नाम के आगे केवल जियो टैग लगा है कि हम केवल नौकरी कर रहे हैं। बच्चे तो हमारे 10 हज़ार में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना सांस ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। सरकारी नौकरी लेना, जैसे लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी रोजगार क्यों है? अभी कोरोना आया था, ठीक है, सबसे ज्यादा सुखी कौन था? जिनको सरकारी नौकरी थी उन्हीं को ना पैसा आ रहा था, बाकी तो लोग पैदल चल के मर जा रहे थे। कितने लोग मर गए? बहुतों लोगों की तो नौकरियां चली गई, आज बेचारे गाँव में ठेला लगा रहे हैं। जिनके पास सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी लेना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपकी एजुकेशन सुरक्षित होती है, आपका हेल्थ की गारंटी होती है, हर एक चीज़ की गारंटी होती है। आज वैक्सीन का ले लो, कोविडशील्ड का, जो भी जिस वैक्सीन में जो भी कांड आ रहा हार्ट अटैक का, जब भी आप डाउनलोड कर रहे थे उसका जो लेटर वगैरह, मोदी की फोटो आ रही है, आज डाउनलोड करके देख लो। देश का एक मीडिया का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो दिखाता है कि जमीन पर लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम युवा जमीन पर रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो इनको दिल में चुभ रही है और नजर आ रही है जमीन पर। एक सवाल मेरा आप लोगों से ये भी है कि प्रधानमंत्री, सबसे पहला तो सवाल ये कि लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही, रायबरेली में किस तरह का विकास उन्होंने करा, किस तरह के काम? हम आपको बताते हैं। रायबरेली में एम्स है, आपको भी पता होगा, एम्स है। रायबरेली हमारा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एम्स लाना इतना आसान नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, समझ रहे हो? अड़ंगा लगा देती हैं सरकारें। हमारे रेल कोच फैक्ट्री बन रही है, रेल कोच फैक्ट्री में पहिए बन रहे हैं, जो हमारे वंदे भारत हमारे मोदी जी दौड़ा रहे हैं, हर हफ्ते इनोग्रेट कर रहे हैं, उसके पहिए बन रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री हमारे देश, हमारे रायबरेली में ITI है, उन्हीं की देन है।
एबीबी है, निफ्ट है, समझ रहे हैं, नेशनल लेवल पे और एफजी कॉलेज है, बीटेक है, फिरोज गांधी कॉलेज है, हर चीज हर जगह यहाँ के लोग पढ़ के पूरे देश में जा रहे हैं, अच्छा एजुकेटेड हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से वंदे भारत का ढिंढोरा पीटा जाता है, ठीक है। हम लोग अपने भारत में सबसे अच्छी ट्रेन वंदे भारत मानते हैं। आप ये भी देखो, इसे वंदे भारत ले लो, नॉर्मल जो कोच होती है इतने सारे लोग खड़े हैं, वंदे भारत का मिनिमम टिकट क्या है, हम आप नहीं जा सकते उससे। और वंदे भारत की जो वंदे भारत जो टॉप स्पीड कुछ भी होगा 120-30 से ज़्यादा नॉर्मल ट्रेन में उतनी जाती है, लेकिन हम लोगों ने वंदे भारत को इतना हाइप दे दिया, इतना प्रायोरिटी दे दी कि वंदे भारत चक्कर में हमें 10 स्टेशन खाली करने पड़ते हैं, ट्रैक खाली देना पड़ता है। तो ये होता है वंदे भारत चला, भाई वंदे भारत कोई वो बड़ी चीज़ थोड़ी ना, आपने देश के लिए किया है। वंदे भारत में यात्रा कौन कर सकता है? वंदे भारत में यात्रा हम तब कर पाएंगे ना हमारे पास, जब हमारे पास रोजगार होगा, जब हमारे पास पैसा। कितनी महंगी राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों के बीच में कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, महिलाओं बहनों ये आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये गुजरात में कह दिया, ये आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे। देश का प्रधानमंत्री जब लाखों लोगों के बीच में मंच से इस तरह की बात बोलता है कि सोनिया गांधी वहां से भाग जाएगी, यहाँ से भाग गई, कैसा लगता है आपको कि एक गरिमा प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है? सोचिए आप, प्रधानमंत्री, हम तो सोचते थे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त हैं, मतलब ऐसी बात करते हैं भैंस खोल लेंगे, इतनी तुच्छ 2 कौड़ी की बात कर दी आपने। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री के एक शब्द की वैल्यू होती है। कुमार सर गोली, अगर देश का प्रधानमंत्री आज के टाइम पे 2024 में अगर वो भैंस मंगलसूत्र की बात कर रहा है तो इससे बड़ी बेकार बात क्या होगी? सीधी सी हमारा आप सोच लीजिए। एक मुद्दा ये भी है, सरकार को, सभी सरकारों को ये चाहिए कि जैसे जो लोग रोजगार पा जाए उनकी ट्रांसफर पॉलिसी भी सुलभ होनी चाहिए। सुन लिया मैंने आपका, सुन लिया। हाँ, सर अगर जो कांग्रेस की सरकार इतने दिन थी, समझ रहे हैं, अगर जो भैंस उसे खोलनी होती तो सोच लीजिए कि कांग्रेस अगर लोकतंत्र ना चाहती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 से लेके 2014 तक सबसे अच्छा समय था, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बना देती। मेरा तो सवाल ये है कि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा गलत का साथ नहीं देना है। अब सोचो देश का प्रधानमंत्री लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोले, उस तरह की भाषा बोले जिस तरह की भाषा गली के मवाली बोलते हैं, तो देश की जनता पर, देश के बच्चे पर, जो लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? इसकी, मैं आप बुरा मत मानिएगा, इसकी जिम्मेदारी आप मीडिया वालों की है। क्या आप उठा के देख लीजिए, कोई भी कांड होता था मीडिया वाले जाके जूता खींच लेते थे। आज के टाइम पे सवाल ये होता है कि हम एक मीडिया चैनल के बिना एक शब्द नहीं आप बोल सकते हैं। एक मीडिया चैनल बड़ा फेमस है, हेलीकॉप्टर शॉट आजकल कर रहा है, आपने देखा है? मैडम जी आती हैं, कहीं पर एम्स में उतर जाएंगी, कहीं पर किसी हवाई जहाज की पट्टी में उतर जाएंगी, बीजेपी वाले 4 प्रवक्ता को बुला लेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट। अरे जमीन पे आके देखिए, आप आसमान में उड़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? आप सारी बात छोड़ दो, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मीडिया फ्रीडम स्पीच होती है वो 183 है टोटल। आज भारत की जो मीडिया का नंबर है 164 पे है, 159 नंबर पे। और इस देश की मीडिया को शर्म नहीं आती है कि 50 साल की उम्र में मेकअप पोज के तुम नरेंद्र मोदी की वो कर। देश की मुख्य धारा की मीडिया इस देश को गर्त में ले जा रही है, इस बात के लिए मैं आपकी ले जा नहीं रही है, लेके चली गई है। लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से जीत भी गए तो वो तो यहाँ से छोड़कर वायनाड चले जाएंगे, रायबरेली से छोड़ के ले जाएंगे, वो वायनाड अपना स्किप करेंगे, रायबरेली से वो। इनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा डिफेंस का, ठीक है, 2019 का चुनाव पूरा डिफेंस पे लड़ा गया, ठीक है, और 20 साल की नौकरी हो गई 4 साल की, 56,000 की पहली ज्वाइनिंग होती थी। हम लोग सोचते कि फ्यूचर में इंक्रीमेंट होगी सैलरी की, 39,000 रुपये मिल रही है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 1983 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला देते हुए पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को फुल स्केल मिलिट्री घोषित कर दिया है। अब उस डिसीजन के खिलाफ ये गवर्नमेंट क्या सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? गई है, स्टे लग गया उस डिसीजन में। आप समझिए कि 19 में पूरा देश ने इनको सेना के नाम पे वोट दिया था। और मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आ जाते हैं, सेना की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने लेह लद्दाख का भी मुद्दा सुना होगा। अपने देश में आर्मी में सबसे अगर कुशल सैनिक कोई होता है तो गोरखा होता है। इस टाइम में गोरखा सैनिक जो चाइना की तरफ से भर्ती हो रहे हैं। अभी वहाँ के जो लेह लद्दाख में जो कोई वहाँ के जो लोकल नेता जो वो कर रहे थे वहाँ पे अनशन वगैरह, अब उनका बयान सुन लो, आज तक साला दिखाई नहीं दिया है, जबकि 2 महीना हो जाना है कम से कम। तो ये भी होना चाहिए ना सर। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जब आंकड़े सामने आए
कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है। स्कैम है। लेकिन क्या इस घोटाले पर जिस तरह से बात होनी चाहिए थी, बात हुई? क्या एक साजिश के तहत उसको दबा दिया गया? सर आपको बताते हैं, जिस दिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आया उसी दिन हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करवा देते हैं। मीडिया हमारी केजरीवाल को लेके घूम रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात ही नहीं होने दे रही है। उसके पहले कोई भी मुद्दा आता है आप सीए लागू कर देते हैं। जब उसने कहा हमें जवाब दीजिए, आप सीए लागू कर देते हैं ट्वीट करके। आप मीडिया हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा सामने नहीं आने देती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कहा, 3-4 मर्तबा कहा आप इसमें पारदर्शिता लाइए, आप एक एक का नाम बताइए किसने पैसा दिया है। तो अगर जो इसमें घोटाला नहीं था तो क्यों आप छिपा रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर जो घोटाला स्कैम नहीं था तो क्यों छुपा रहे थे? इतनी पारदर्शिता है तो मोदी जी को इतना ही पारदर्शिता थी तो क्यों छिपा रहे थे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। में एक बात और है, जैसे हम आप लोग सारे हिंदू भाई बहन यहाँ पे मुस्लिम होंगे, जैसे ये भाई हम हैं, सपोज करो मैं मुस्लिम ये हिंदू है, अगर साला अब्दुल गाय काट दे ठीक है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। अगर अब्दुल गाय काट दे देश विरोधी हो गया। वही अगर कोई हिंदू भाई गाय कटवा के लाखों करोड़ों गाय कटवा के चंदा दे रहा तो वो देशभक्त हो गया। कैसे हो गया? हम हिंदू, हमारे सब नहीं गई है, लेकिन हम ही लोग विरोध करते उस चीज का। भैया एक तरफा बात नहीं करेंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। 400 पार के नारे दे रहे हैं, यहाँ युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी में युवा पिस रहे हैं। कहाँ से 400? एक सेकंड, सबसे पहले रायबरेली की स्थिति आपको बता दूं। आज 20 साल से सोनिया गांधी जी यहाँ से सुप्रीम पावर है। रायबरेली का बस अड्डा देख लीजिए, 5 साल में सांसद निधि पूरी उनकी वापस चली गई। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आप किस बेस पर सांसद बनी। यहाँ से 20 साल से सांसद थी, एक स्क्रैप का बोर्ड, नया बोर्ड नहीं लगा पाए। स्क्रैप बोर्ड जो है एम्स में लगा दिया। एक कमरे में ओपीडी चलता था, यहाँ का लोकल डॉक्टर बैठता था। 1600 करोड़ रुपए खोल के नरेंद्र मोदी जी बना दिया। आज 25 जिले के यहाँ लोग आते हैं, नौटंकी बता रहे हैं। सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में, सुनिए एक सेकंड भाई, आपसे मैंने बताया कि एम्स किसने बना? कांग्रेस के 6 पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड आप पढ़िए, कांग्रेस के 6 पदाधिकारी इसी कोरोना मर गए। एक भी पत्र नहीं आया माननीय सोनिया गांधी जी का। और एम्स की बात करेंगे, उनके कांग्रेस के परिवार के लोग अभी 9 लोग एक्सीडेंट में हरचंदपुर में मरे थे, वो आई नहीं। और भारत न्याय यात्रा में जोड़ रही थी। अरे विधवा माँ कुंवारा बेटा अलग अलग ले रहा है, वो भारत न्याय यात्रा की बात करती है। कुछ संस्कार रायबरेली छोड़ के जाती। भावनात्मक रूप से उन्होंने 20 साल छला है। इस बार हारने के बाद भी दिनेश प्रताप जी 5 साल यहाँ गलियों में छांटते रहे, लोग यहाँ के जो सुख दुख में उनके पहुँचते रहे। किसी ने छोटा सा भी कार्ड दिया उसको घर पहुंचे हैं। ये सबके मोबाइल नंबर, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोहल्ले में हर मोबाइल नंबर होगा दिनेश प्रताप का। सोनिया गांधी इसको बात करके दिखा दे हमको। ऐसे सांसद में पूछना चाहता हूं कि रायबरेली के प्रति उन्होंने क्या किया। 2014 के पहले 9 बड़ी फैक्ट्रियां रायबरेली में थी, 9 की 9 बंद हो गई। ITI में 80 कर्मचारी बचे, वो भी बंद के कगार पर। कब्रिस्तान बना दिया उद्योगों का। 10 साल में वाराणसी में, 10 साल में बनारस को देख लीजिए क्या बनाया। मैं उन्हीं की पार्टी की बात करता हूँ, सैफई को, जिससे वो गठबंधन के हैं। सैफई को अखिलेश यादव ने क्या बना दिया? उन्होंने रायबरेली क्या बना दिया? कब्रिस्तान बना दिया। यहाँ लोग गड्ढों में गिर के मरते हैं, यहाँ लोग स्कूटी से गिर के मरते हैं। सांसद निधि वापस चली जाती। उनके KL शर्मा जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं, KL शर्मा जी, कमीशन नहीं मिलता, एक भी टेंडर नहीं लगता। 27 टेंडर अभी पिछले महीने पूरा सांसद निधि वापस चला। रायबरेली जनता उनसे पूछना चाहती है कि ऐसा कौन सा सांसद होगा? भारत में पहला सांसद है सोनिया गांधी, जो सुप्रीम पावर थी। 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना। आप कह रहे थे मोदी जी ने देश को गर्त में डाल दिया, ये कह रहे हैं कि रायबरेली को सोनिया गांधी। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी, मैं यहाँ पे कांग्रेस का भी यहाँ बुराई करता हूँ, अगर मोदी जी बनारस को स्वर्ग बना दिए हैं तो कांग्रेस तो इसको स्वर्ग बना सकती थी। लेकिन उसके पीछे अड़ंगा सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार का है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे विकास हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, एम्स की बात चल रही थी ना। हम वो भाई से ये पूछना चाह रहे हैं, दरभंगा बिहार एम्स में आपने सुना होगा, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बोला था कि 90% काम पूरा हो गया वहाँ पे। JP नड्डा जी ने भी बोला था। अभी किसी लोकल मीडिया चैनल ने दिखाया था, वहाँ पे केवल बोर्ड खड़ा है दरभंगा एम्स का पूरा घोटाला हो गया। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे विकास की बात करते, डबल इंजन की बात चली, डबल इंजन की सरकार तो वहाँ मणिपुर में भी थी, मणिपुर में थी ना, जल रहा ना वहाँ पे। सोचो एक रेसलर होता है, जो ताइक्वांडो का जो प्लेयर होता है, वो इंटरनेशनल में जाके लोग इंडिया का झंडा लहराने की जगह वो हाथ जोड़ के ये कहता है कि मोदी जी आप हमारे मणिपुर में विजिट कर लो। केवल आज तक कुछ ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर उन्हीं की बहन बेटी को अगर रोड पर नंगा सवाल ये भी है कि मणिपुर 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है,
देश की ओलंपिक पहलवान एक बीजेपी के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, उन्हें जंतर मंतर से बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये दोहरा मापदंड नहीं नजर आता आपको प्रधानमंत्री का? मैं सुनिए, उत्तर प्रदेश में सपा के सांसद टोल टैक्स से स्कूटी की लड़की को अपनी गाड़ी से घसीटते हुए 1 किलोमीटर ले सकते। आज किसकी औकात है 10-90 मिलाने के बाद लड़कियों को कोई छेड़ दे? अपने आप पुलिस पहुंचती है हर कोचिंग के सामने। सवाल का ये जवाब था, मेरे सवाल का ये जवाब था। 10-90 दिए गए, 10-90 दिया किसने? हमारे अखिलेश भैया क्यों दे रहे 10-90? यूपी गवर्नमेंट में डायल 100 को 112 कर देने के बाद क्या काम हुआ है? जितनी बोले थे सारे, अभी नया चुनाव आया तो नई गाड़ियां मिलना शुरू हो गई। इनसे पूछे कि क्या डायल 100 को सवाल करने के बाद कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि सांसद निधि से पैसा यूज तक नहीं हुआ। सर मैं कहना चाहता हूँ, चलिए सांसद तो कांग्रेस का था सर, भाजपा के यहाँ इस जिले से सर जो सदर का सर सीट है सर, यहाँ से भाजपा की विधायक है और सर इस जिले का एक मंत्री है सर। तो सर क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या कि इस जिले का विकास कर पाए? सर क्या उनकी निधि से पैसा यूज होगा बस चौक का विकास नहीं हो सकता क्या? सदर विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, 790 रुपए उसके विधायक निधि में बचा है। सारी गलियों, खरंजे और इंटरलॉकिंग में खर्च हुआ। यही बताता हूँ आपका, एक सेकेंड, हारने के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं, उद्यान विभाग के मंत्री बने हैं। सुनिए, लॉकडाउन सुन लीजिए, उद्यान विभाग के मंत्री हारने के बाद बने हैं, जीतने के बाद नहीं। यहाँ 60 साल सोनिया गांधी रहे, एक इंदिरा गांधी उत्तर दे पाई जिसमें रायबरेली के लोग घूमने नहीं जा सकते। सुपर मार्केट यही नगर पालिका हमेशा कांग्रेस की रही, ऐसी मार्केट हो गई जहाँ लाइट नहीं है, यही बगल में उद्यान विभाग। बात इतनी सी है कि भाजपा वाले का मुद्दा नहीं बचा है। यह कहा थी उनके कमी की नहीं है, उनके या बताइए कि या नहीं भावा नहीं भा भैया, हम सीधा इतना पूछा चाहते हैं, पिछले 10 साल का हिसाब कौन देगा? पिछले 10 साल का हिसाब कौन देगा सर? उत्तर प्रदेश का सर एक आयोग है यूपी 80 सर, उससे 8-8 साल की भर्तियां लंबित हुई हैं सर, 8-8 साल की सर भर्तियां। उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी भर्तियां होती है सर, एक यूपी 80 की होती है सर, दूसरी शिक्षक भर्ती, तीसरी पुलिस भर्ती। सर भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सी भर्ती फाइनल की गई है बता दीजिए? 8 साल की भाई सर, 8 साल सर, ये सारे हुए जो खड़े हैं ना सर, 8 साल की देर है कि जो इकट्ठा हो गए, वरना अपने अपने कामों में होते सर। तो मैं सर पिछले 10 साल का हिसाब मांगता हूँ। 70 साल सुन लिया सर, और वो भी 70 साल था नहीं, उसमें भी सर पिछले 8-9 साल भाजपा सरकार ने शासन किया था, पर वो भाई साहब लोग भूल चुके हैं। मगर मैं 10 साल का हिसाब पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर पर तो मोदी जी का बहुत विश्वास है, कह रहे फर्स्ट टाइम वोटर तो एक शुद्ध भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं। सर होता मगर अगर रोज बेरोजगारी को खत्म किया होता तो हमारा विश्वास उनके साथ होता, मगर जिस हिसाब से उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, आगे मुद्रा, हम सभी युवा साथियों से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि मुद्रा योजना बहुत फ्री की योजना है। आप जाइए बैंक में, अपना आधार पैन जो भी कागज सबमिट कीजिए, 1 लाख रुपए का आपको बैंक। क्या कह रहे हैं? पेपर तो लीक हो गए और क्या जवाब दे सकता है? कोई कैलेंडर नहीं। अभी भाई साहब ने कही कि हमारे यशस्वी मंत्री के बुराई की जा रही है सर। लोकतंत्र में आलोचना सबसे बड़ी खूबी होती है सर, तो सर हम क्या आलोचना भी नहीं कर सकते हैं? जब आप कमी निकालेंगे तो मैं आलोचना करूंगा सर, ठीक है? ये देश किसी के बाप का नहीं है सर, सबका देश है सर। तो सर ये रासुका जैसी गंभीर धारा लगाकर नकल का पेपर लीक करने वालों के ऊपर रासुका जैसी गंभीर धारा लगा के उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी एग्जाम लीक हो जाता है। लोग नकल माफियाओं एक नाम बता दीजिए जिनको गिरफ्तारी करके बोलिए। जो लोग नकल माफियाओं को पल्लवित एवं पोषित करने का काम करते थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने का काम करते हैं। पेट का एग्जाम लीक हो जाए, आरो तो बहुत तुच्छ बात है। सीटेट और पेट का एग्जाम लीक हो जाए बहुत तुच्छ बात है, ये एकदम तुच्छ बात है। और आप देख लीजिए, यूपीपी का पेपर लीक हुआ ना, अब उसके बाद आप 3-4 महीने बाद उसके ऊपर आयोग बना, कानून बनाया जा रहा, संपत्ति जब्त की जाएगी। जो 50 करोड़ फॉर्म भरे थे, इतने जो फॉर्म भरे थे, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? फिर से पेपर देंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट। आखिरी सवाल, राहुल गांधी रायबरेली से क्या लग रहा है इस बार? राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे? अंधभक्तों के लिए एक अच्छा शेर है राहत अंजौरी जी का। उन्होंने कहा था कि
मतलब अगर आप एक मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ राहुल गांधी जीतेंगे कि हारेंगे। सबसे पहले ये लोग जीतेंगे। अगर उनको विश्वास होता तो वो वायनाड न जाते। धोखा किसको देंगे? तो धोखा वो देंगे वायनाड को या रायबरेली को। भैया बस हो गया, रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं तो औलादों और ब्याह की बात ही ना करें। औलाद और नहीं, जब रोजगार मिलेगा नहीं 8-9 पढ़ेगा नहीं तो रोजगार मिलेगा कैसे? किसने कहा दिया? पहले हमारे जो पढ़े लिखे रोजगार मिलेगा क्या है? अनपढ़ है, ऐसा आगे मत आइए। नहीं नेताजी नेताजी नहीं इस तरह नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं कैप्चर मत करें 14 राज्यों में ऐसे बात नहीं करेंगे आपसे। कैप्चर अभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इन कैमरे के सामने कह रहे हैं हम इनको वोट देंगे, हम इनको वोट देंगे। अभी ये केवल सामाजिक दबाव में आकर 1-2 दिन में सबका वोट अपने घर पर। क्या नाम होगा सर आपका? आलोक सिंह नाम है। आलोक जी, यहाँ पर राहुल गांधी एक बार पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि रायबरेली को तो गांधी परिवार ने गर्त में डाल दिया। युवा रोजगार की बात कर रहे, युवा कह रहे रोजगार नहीं, लेकिन ये कह रहे कि रायबरेली को तो गर्त में डाल दिया कांग्रेस ने। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस इस बार क्या राहुल गांधी को जनता देख रही है या फिर वाकई गांधी परिवार ने रायबरेली को गर्त में डाल दिया? देखिए, राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे 100%। आप 4 जून को देख लीजिएगा। और रायबरेली में जो भी विकास हुआ है वो गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने नहीं कराया और किसी ने कुछ नहीं किया। 10 साल जो है 10 साल कांग्रेस भाजपा की सरकार थी, ठीक है। भाजपा बता दे उसने 10 साल में क्या किया है। तो हमें मिलेगा गांधी परिवार से, तो हम कहीं और वोट देंगे तो कोई फायदा नहीं होना ना। तो हमें तो गांधी परिवार देना है। अब पीएम चेहरा है, आज नहीं तो कल उनको पीएम बनना है। क्या मजबूरी हो गई कि अमेठी से यहाँ पर आना पड़ गया? मजबूरी कोई नहीं हुई है, उन्होंने एक अपनी चाल चली है, ठीक है। स्मृति ईरानी वो सवाल कर रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ ये सवाल। ये करे कि राहुल गांधी अगर जीत भी गए तो वो तो वायनाड चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, रायबरेली रहेंगे। रायबरेली की सीट ऐसी है ये प्रधानमंत्री देती है, इसलिए वो यहीं रहेंगे। ये आप जान जाइए। ये देगी, ये सच्चाई है। रायबरेली का आप महत्व जानते हैं। वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे 15 दिन। और वो भी पता नहीं नानी के यहाँ छुट्टी मनाने चले जाएंगे कि रुकेंगे, वो भी नहीं पता है। 12-13 लोग हैं, जिसका जब नंबर आएगा तब राहुल गांधी को फिलहाल संडे दिया गया है। और संडे को रायबरेली रहते हैं कि वायनाड रहते हैं कि नानी के यहाँ जाते हैं, अभी कोई करना है। और 5 साल रायबरेली का चुनावी माहौल गर्म है और आप मेरे साथ इन तमाम लोगों से बात कर रहे थे। रोजगार यहाँ पर एक मुद्दा है आम जनता के लिए। आप टीवी चैनलों में बैठकर चाहे इस मुद्दे को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन देश के बेरोजगारों के लिए, देश के आम युवाओं के लिए रोजगार एक अहम मुद्दा है। और इसीलिए राहुल गांधी को एक उम्मीद की नज़र से भी देख रहे हैं। आप तमाम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे थे। न्यूज़ नाउ भारत की टीम रायबरेली में मौजूद है और आज से रायबरेली की हर एक खबर, चुनावी माहौल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तो ये झांकी है, खेल अभी तो पूरा बाकी।